हाय एवरीवन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सिग्नलिंग का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और अदर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, यह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2026 के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए यह 100% एग्जाम फोकस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। तो इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और आज का मेरा नंबर है यूनिट 4। तो इसी तरीके से आपका टोटल यूनिट 8 तक कराया जाएगा। दोस्तों, आप यदि यूनिट 1 से नहीं देखें अभी वीडियो, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके यूनिट 1 से देखना स्टार्ट करिए। दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप वीडियो देखिए, 100% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो PYQ है, यानी कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूनिट 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करें और उसी फ्लो में 2, 3, 4 इसी तरीके से 8 यूनिट तक कराया जाएगा। आप पूरा यदि सीरीज देख लेते हैं, यानी कि 1 से 8 तक का वीडियो देख लेते हैं, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो बहुत लोग परेशान थे कि अगला यूनिट जल्द लाइए जल्द लाइए। तो दोस्तों, डेली एक यूनिट आपको देखने को मिलेगा और टाइम बचा तो आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा। हालांकि यूनिट 8 तक जो वीडियो कराएगा 100% क्वेश्चन यहीं से आना है दोस्तों। तो आप लोग बिलीव करके आप लोग कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को छोड़ करके जाने का गलती करेंगे। तो आ जाने के बाद आप फिर से पछताएंगे कि वीडियो को नहीं देखा, क्योंकि बॉटनी वाले में ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो चलिए आपका बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। कोशिका चक्र का कौन सा चरण विश्राम अवस्था कहलाता है? G0 फेज, G1 फेज, S फेज या G2 फेज। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन में जो है ये सब फेज चलता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि रेस्टिंग फेज कौन सा है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, G0 फेज। G0 फेज को ही रेस्टिंग फेज कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है G0 फेज को रेस्टिंग फेज? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में सेल साइकिल जो है सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो सेल होता है वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है, रेस्ट करने लगता है। ठीक है, सेल डिवाइड नहीं करता, नॉर्मल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, लेकिन नर्वस जैसे सेल्स परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे G0 जो मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, यानी कि एक्टिव तो होता है लेकिन सेल डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, रेस्ट करने लगता है। जैसे आप लोग बहुत सारा कुछ काम कर लेंगे तो क्या करते हैं, आराम करने लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कोशिका भी रेस्टिंग फेज में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए के प्रतिकृति कोशिका चक्र के किस चरण में होती है? G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में, M फेज में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यस फेज में। ठीक है, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो है यस फेज में होता है। ठीक है, यस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज? सिंथेसिस फेज। इस स्टेज में डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनती है, हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड में बदल जाता है और जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है दोस्तों। उसी को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि डीएनए का कॉपी बनाना। तो आप लोग याद रखेंगे ट्रिक से, यस से क्या होगा? सिंथेसिस। यस से सिंथेसिस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इक्वल टू डीएनए डुप्लीकेशन। क्या रखेंगे यार? डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माइटोसिस इज आल्सो नोन एज। माइटोसिस को किस नाम से भी जाना जाता है? रिडक्शन डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि माइटोसिस में पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ना कि रिडक्शन डिवीजन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहां पे अवश्य रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और वीडियो यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों।
लाइक देखिए, लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो जो है पसंद आ रही है, तो थोड़ा सा उसमें मन लगता है और आपको कंटेंट अच्छा देने का। अब लाइक ही नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा कि बच्चे क्या है, एक्टिव नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो आप लोग यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें शिवा ज्ञान पाठशाला को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, यानी कि क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होता है? प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में या टीलोफेज फर्स्ट में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है, क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। होमोलोगस और क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच ये होता है। जेनेटिक वेरिएशन का मेन रीजन है, जेनेटिक में जो विविधता आता है उसका मेन रीजन यही है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के किस पेज में होता है? आप लोग नाम सुने होंगे पैकाइटिन, क्या नाम सुने होंगे? पैकाइटिन, ठीक है। तो पैकाइटिन स्टेज में ही होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद मियोसिस होता है, ठीक है, प्रोफेज स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 5, सिनेप्सिस अकर्स इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस? मियोसिस के किस चरण में सिनेप्सिस होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, जाइगोटीन। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग। क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग ही क्या कहलाता है? सिनेप्सिस कहलाता है। ये मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में होता है। किसमें होता है? प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में होता है और बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, काइजमाटा आर फाउंड ड्यूरिंग, काइजमाटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? पैकाइटिन में, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में, मेटाफेज फर्स्ट में? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डिप्लोटीन में। किसमें होगा? डिप्लोटीन में। तो काइजमेटा होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम जहां जुड़े रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? काइजमाटा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो लोग थ्योरी का क्लास किए होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कब लगा हुआ है? 11 फरवरी को लगा हुआ है, तो समय एकदम नजदीक आ गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। यहाँ पे इतना भी नहीं है कि कुछ नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन जो लोग थ्योरी का क्लास किए होंगे उनको और एकदम कंफर्म होता जा रहा होगा। जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं या एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, 2x के स्पीड में भी देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच फेज शोज मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंसेशन, यानी कि किस चरण में गुणसूत्र सर्वाधिक संकुचित होते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज में होता है। क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिक और शॉर्ट होते हैं, इसलिए कैरियोटाइप स्टडी इसी फेज में होती है। कैरियोटाइप का जो स्टडी होता है इसी फेज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है थिक और शॉर्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रोसोम डिवाइड्स ड्यूरिंग, सेंट्रोमियर का विभाजन कब होता है? मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, प्रोफेज में? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एनाफेज में। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। स्प्लिट होता है मतलब टूटता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, ये क्रोमेटिड्स डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मनी डॉटर सेल्स आर फाउंड आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? 2, 3, 4, 8? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि 4, ठीक है। मियोसिस के एंड में एक डिप्लॉइड सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल से कितनी हैप्लॉइड सेल बनती है? 4 हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब n और डिप्लॉइड मतलब 2n। तो एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ये सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एपोप्टोसिस इज आल्सो कॉल्ड, एपोप्टोसिस को क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस, ठीक है, को क्या कहा जाता है? तो एपोप्टोसिस सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया सेल इंजरी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, नेक्रोसिस, ऑटोलाइसिस। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो सबसे पहले जानेंगे एपोप्टोसिस होता क्या है। तो कंट्रोल्ड जेनेटिक प्रोसेस है, यानी कि जेनेटिक को कंट्रोल करने का प्रोसेस है। सेल खुद को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि अपने आप को समाप्त कर देता है, और इन्फ्लामेशन नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, डैमेज सेल रिमूवल में इसका यूज भर भर के होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोटीन रेगुलेट्स सेल साइकिल प्रोग्रेशन,
यानी कि कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन, साइक्लिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, साइक्लिन। ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि तो साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन जो है सीडीके के साथ, किसके साथ? सीडीके। अब आप लोग कहेंगे सीडीके होता क्या है? तो सी से साइक्लिन, सी से क्या हो जाएगा दोस्तों? साइक्लिन, और डी से डिपेंडेंट, क्या हो जाएगा? डी से डिपेंडेंट, और के से काइनेज। क्या होगा दोस्तों? काइनेज। यानी कि सीडीके के साथ मिलकर सेल साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। हर फेज के लिए डिफरेंट साइक्लिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आ भी गया है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, वही सीडीके है। ठीक है, सीडीके स्टैंड फॉर, सीडीके का पूर्ण रूप क्या है? सेल डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेज, क्रोमोजोम डिपेंडेंट काइनेज। तो इससे पहले अभी तुरंत मैंने बताया दोस्तों, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, यानी कि सीडीके जो है तभी एक्टिव होता है जब साइक्लिन बाइंड करे, बाइंड करे मतलब जुड़े, किसके साथ? ऊपर कौन सा प्रोटीन था? साइक्लिन ना, साइक्लिन के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक सीडीके जो है वो एक्टिव नहीं होता है। ये फॉस्फोरिलेशन के थ्रू सेल साइकिल रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक पॉइंट बिटवीन G1 एंड यस फेज इज कॉल्ड, यानी कि G1 और यस अवस्था के बीच का चेक पॉइंट कहलाता है। जैसे इसमें दिया है G2 चेक पॉइंट, डीएनए चेक पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट या माइटोटिक चेक पॉइंट। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो है G1 और यस के बीच होता है। G1 फेज और यस फेज ना, G1 और यस बोल रहे हैं, इसका मतलब G1 फेज और यस फेज के बीच होता है कौन सा, कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो होता है। ठीक है, यही सेल डिसाइड करता है डिवाइड करे या G0 में जाए, यानी कि सेल यहीं पे, ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, वहीं पे सेल डिसाइड करना है कि करती है कि हमें डिवाइड होना है कि अब सोने जाना है। सोने जाना मतलब रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज मतलब G0 फेज। दोस्तों ऐसे ही आप लोग भी डिसाइड करते हैं, पढ़ने बैठेंगे तो सोचेंगे एक बार पढ़ लें कि सो जाएं, पढ़ लें कि सो जाएं, ऐसा करता है ना। तो सेल भी इसी प्रकार से करती है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो है वहां पे एक बार डिसाइड करती है कि डिवाइड करें कि आराम करें। ठीक है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 14 विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के दौरान कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? लाइगेज, कैस्पेज, पॉलीमरेज, हेलिकेज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कैस्पेज। ठीक है, यानी कि एपोप्टोसिस के लिए मेन एंजाइम सेल के प्रोटीन्स के तोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? सेल के प्रोटीन्स को तोड़ने का भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्रोसिस डिफर्स फ्रॉम एपोप्टोसिस बिकॉज, यानी कि नेक्रोसिस एपोप्टोसिस से किस प्रकार भिन्न है? कंट्रोल प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट, कॉजेज इन्फ्लामेशन या जेनेटिक प्रोसेस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉजेज इन्फ्लामेशन। ठीक है, कौन सा होगा? कॉजेज इन्फ्लामेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्रोसिस वीएस एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल और अनकंट्रोल्ड है। नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल और अनकंट्रोल है, यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं है। और इन्फ्लामेशन जो है, जिसको इन्फ्लामेशन होती है, इसमें क्या होती है? इन्फ्लामेशन मतलब सूजन उत्पन्न करती है। ठीक है, और एपोप्टोसिस जो है वो क्या है? कंट्रोल्ड है और नो इन्फ्लामेशन है, यही इसमें अंतर है। समझ में आया दोस्तों? यानी कि नेक्रोसिस जो है एक्सीडेंटल है, अनकंट्रोल है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इन्फ्लामेशन होती है, यानी कि सूजन उत्पन्न करती है। और एपोप्टोसिस जो है कंट्रोल है, अपने नियंत्रण में है, नो इन्फ्लामेशन, कोई सूजन पैदा नहीं करती है। समझ में आ गया होगा, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 सेल सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स, कोशिका संकेतन में शामिल होता है सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेलुलर रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि सेल सिग्नलिंग के लिए 3 स्टेप होता है, कौन कौन? रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है?
पहले संकेत को ग्रहण करता है, फिर उसको संचरण करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स देता है। तो इसलिए इसका 4 बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। कमेंट करने से क्या होता है कि पता चलता है कि आप लोग कितना एक्टिव हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो यदि हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, और आपको एहसास हो रहा होगा कि कितना आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लिगेंड बाइंड्स टू, लिगेंड किससे जुड़ता है? एंजाइम से, रिसेप्टर से, डीएनए से, राइबोसोम से। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिसेप्टर। किससे? रिसेप्टर से। लिगेंड हमेशा स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करता है, जैसे लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेल सरफेस रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन, कोशिका सतही रिसेप्टर स्थित होते हैं न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं और वाटर सोल्यूबल लिगेंड के लिए होते हैं, वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड, जी प्रोटीन युक्त रिसेप्टर कहलाते हैं आयन चेंज रिसेप्टर्स, जीपीसीआर, एंजाइम रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, जीपीसीआर, ठीक है। यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये फास्ट एक्टिंग करता है और सीएमएमपी पाथवे यानी कि कैम पाथवे से सिग्नल देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड मैसेंजर इन जीपीसीआर, जीपीसीआर अभी ऊपर आया था दोस्तों, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक प्रकार का रिसेप्टर है। पाथवे यानी कि जीपीसीआर मार्ग में द्वितीयक संदेशवाहक होता है, डीएनए, कैम या आरएनए या एटीपी। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कौन हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कैम, ठीक है। सेकंड मैसेंजर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और सेल के अंदर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच एंजाइम प्रोड्यूसेस कैम्प, ठीक है। कैम्प का निर्माण कौन सा एंजाइम करता है? एडिनिलेट साइक्लेज या फॉस्फेटेज या प्रोटीएज या काइनेज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एडिनाइलेट साइक्लेज ना। ये एंजाइम जो होते हैं एटीपी से कैम्प में कन्वर्ट करता है, एंजाइम को एंजाइम एटीपी से कैम्प में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, जैक स्टेट पाथवे इज इन्वॉल्व इन, जैक स्टेट मार्ग शामिल है हार्मोनल सिग्नल में, ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग में, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग में या न्यूट्रांसमिशन में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग में, ठीक है। ये पाथवे इम्यून रिस्पॉन्स और साइटोकाइनिन सिग्नलिंग में काम करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्ट प्रोटीन फंक्शन है, स्टार्ट प्रोटीन कार्य करते हैं एंजाइम के रूप में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के रूप में, रिसेप्टर्स के रूप में या हार्मोन्स के रूप में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में। स्टार्ट प्रोटीन्स जो है न्यूक्लियस में जाकर जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन, अंतरकोशिकीय रिसेप्टर स्थित होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में। ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में लिगेंड बाइंड करके न्यूक्लियस में एक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट थ्रू, स्टेरॉइड हार्मोन कार्य करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, आयन चैनल्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एंजाइम्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते क्या है कि वीडियो भी देख लेते हैं और बहुत अच्छा नंबर भी ले आते हैं वीडियो देखकर, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ना ही लाइक करेंगे, ना ही कमेंट करेंगे, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बस अपना काम चला लेते हैं। पता नहीं क्या होता है सबको कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में या कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम होती है भैया, समझ में नहीं आता है। कि या तो आप लोग हमसे जलन तो नहीं रखते हैं, कहीं ऐसा होगा तो भैया बता दीजिएगा पहले, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी आगे काम बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
26 कह रहा है विच फेज ऑफ माइटोसिस शोज क्रोमोसोम अलाइनमेंट, यानी कि माइटोसिस किस चरण में गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, आकर लाइन में लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर में जुड़ जाते हैं। ए लाइगमेंट फ्यूचर सेपरेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, स्पिंडल तंतु बने होते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिन का, मायोसिन का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा? सी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ट्यूब्यूल प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ये क्रोमोसोम को पूल करने का काम करते हैं, सेल डिवीजन के लिए इसेंशियल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार दो बार, जब तक नहीं समझ में आता है उतनी बार आप वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज यूनिट 4 है, इसी तरीके से 5, 6, 7, 8 तक कराया जाएगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो करा दिया है, यूनिट 3 तक करा दिया है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप यूनिट 1 से वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे। यदि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी देखना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपका एग्जाम बिल्कुल हलवा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर, साइटोकाइनेसिस किसके बाद होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, टीलोफेज। ठीक है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, टीलोफेज है उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। टीलोफेज के बाद कंप्लीट होती है। एनिमल सेल में क्लीवेज, फ्रो और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। आप लोग पढ़े होंगे सब लोग, 11th 12th में भी ये सब चीज़ पढ़े होंगे दोस्तों, और बीएससी में भी आप यदि थ्योरी पढ़े होंगे तो अच्छे से वहाँ पे पढ़े होंगे। तो कह दिए 2 दिन में सब पढ़ लेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन बचेगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा डेली रेडी करते हैं, जैसे आज मैं वीडियो बनाने लग जा रहा हूं तो 31 जनवरी है। ठीक है, 1 फरवरी से भी आप एक यूनिट का टारगेट लेंगे, एक यूनिट एकदम कंफर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, तो ऐसे से नहीं काम चलेगा। 1 यूनिट कंफर्म मतलब कंफर्म, चाहे आपको भले ही वीडियो को 4 बार क्यों ना देखना पड़े, लेकिन 1 यूनिट कंफर्म, ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों पढ़ाई के प्रति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सेल साइकिल इज एब्सेंट इन, कोशिका चक्र अनुपस्थित होता है न्यूरॉन्स में, एपिथेलियल सेल में, जर्म सेल में, स्टेम सेल में। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, न्यूरॉन्स में। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन्स में क्या होता है? परमानेंट सेल होते हैं। ठीक है, ये जी नॉट फेज में चले जाते हैं, दोबारा डिवाइड ही नहीं करते हैं। कौन? न्यूरॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मियोटिक डिवीजन रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर 2, मियोसिस गुणसूत्र संख्या घटाकर करता है, क्या करता है? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हैप्लॉइड। यानी कि मियोसिस जो होता है क्रोमोसोम नंबर को हाल्फ कर देता है। हाल्फ करने का मतलब आधा कर देता है, जैसे 2n होता है इसको डिप्लॉइड बोलते हैं, इसको आधा कर देता है, हैप्लॉइड कर देता है। क्या कर देता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब n। ठीक है, और डिप्लॉइड का मतलब 2n, और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेज ऑफ मियोसिस शोज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मियोसिस के किस चरण में समसूत्री गुणसूत्र अलग होते हैं? मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में या टीलोफेज 2 में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एनाफेज फर्स्ट में। यानी कि एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता या नहीं होता, ए रिडक्शन डिवीजन का मेन स्टेप है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, एपोप्टोटिक बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है कब? निक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में, माइटोसिस में या मियोसिस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एपोप्टोसिस में। ठीक है, एपोप्टोसिस के दौरान सेल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े में टूट जाते हैं। सेल जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। बॉडीज, ठीक ना, मतलब शरीर। ए फैगोसाइटोसिस से रिमूव हो जाते हैं, फैगोसाइटोसिस से समाप्ति भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सेल सिग्नलिंग इंश्योर्स, यानी कि कोशिका संकेतन सुनिश्चित करता है सेल ग्रोथ का, डिफरेंशिएशन का, सर्वाइवल का या ऑल ऑफ दीज का। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है,
यानी कि सेल सिग्नलिंग ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, डिफरेंशिएशन कंट्रोल करता है, सेल सर्वाइवल इंश्योर भी करता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज फर्स्ट मैसेंजर, प्रथम संदेश वाहक के रूप में कौन सा अणु कार्य करता है? हार्मोन, कैम, Ca2+ या एटीपी? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हार्मोन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मैसेंजर एक्सटर्नल सिग्नल होता है। एग्जाम्पल हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर ए रिसेप्टर से बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 35, कैल्शियम आयंस एक्ट एज, यानी कि कैल्शियम आयन कार्य करते हैं फर्स्ट मैसेंजर की तरह, सेकंड मैसेंजर की तरह, एंजाइम की तरह या रिसेप्टर की तरह? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सेकंड मैसेंजर। ठीक है, यानी कि Ca2+ आयंस जो होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर सिग्नल को आगे बढ़ाते हैं और मसल्स कंट्रैक्शन और सिक्रीशन में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, MAP काइनेज पाथवे इज रिलेटेड टू, यानी कि MAP काइनेज मार्ग संबंधित है, किससे संबंधित है? सेल डिवीजन से, सेल ग्रोथ से, डिफरेंशिएशन में से, ऑल ऑफ दीज से? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैप काइनेज पाथवे जो है सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन सब कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 37, सिग्नल एम्पलीफिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, संकेत प्रवर्धन होता है रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, रिस्पॉन्स, टर्मिनेशन? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा दोस्तों? बी, ट्रांसडक्शन। ठीक ना, ट्रांसडक्शन फेज में एक सिग्नल मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करता है, सिग्नल को इफेक्ट बढ़ जाता है, का इफेक्ट बढ़ जाता है, इसी को एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल इन्वॉल्व, संकेत की समाप्ति में शामिल है, लिगैंड रिमूवल में, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन में, एंजाइम डिग्रेडेशन में, या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सिग्नल टर्मिनेशन में लिगैंड रिमूव हो जाता है, रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाता है, सेकंड मैसेंजर बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रोटीन इनहिबिट्स साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, कौन सा प्रोटीन साइक्लिन सीडीके को रोकता है? P15, P21, RB, ऑल ऑफ दीज? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। यानी कि ये जो है ये क्या करता है, P53 जो है डीएनए जो डैमेज होता है उसका सेंस करता है। ठीक है, डीएनए डैमेज सेंस करता है, और P21 जो है सीडीके को डायरेक्टली इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब अलग करना, ठीक ना, या उसके एंटी वर्क करना। ठीक है, और आरबी जो होता है सेल साइकिल को क्या करता है, प्रोग्रेशन रोकता है। क्वेश्चन नंबर 40, P53 इज नोन एज, P53 को कहा जाता है ग्रोथ फैक्टर, ट्यूमर सप्रेसर, या ऑन्कोजीन, या हार्मोन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ट्यूमर सप्रेसर। ठीक है, यानी कि P53 जो है डीएनए डैमेज डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करना मतलब निकालना या पहचान करके उसको अलग करना, रिपेयर या एपोप्टोसिस स्टार्ट करता है, इसलिए इसे गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं। गार्जियन समझते हैं ना, अरे आप लोग के मम्मी पापा, ठीक है, पापा माई ठीक है दोस्तों, तो मम्मी पापा, उसी प्रकार से जीनोम का फादर कहा जाता है किसको, P53 को। क्वेश्चन नंबर 41, विच फेज हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन सेल साइकिल, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? एम फेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो फेज है वो इंटरफेज है। ठीक है, इंटरफेज में सेल ग्रो करता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने तो क्या करेंगे, 2 घंटा तैयार होने में लगेंगे। ठीक है, खास तौर से गर्ल्स पे लागू होता है, गर्ल्स लोग ज्यादा लेट करती हैं बॉयज की अपेक्षा। ठीक है, तो उसी प्रकार से सेल भी डिवीजन होना है तो भैया उसको तैयार तो होना पड़ेगा ना, ऐसी तो नहीं कि निकल गया बिना तैयार हुए कि चलो डिवाइड करते हैं, चलो तुरंत कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसे भी प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, तो सब इंटरफेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरफेज इंक्लूड्स, इंटरफेज में शामिल है, क्या शामिल है, G1, यस, G2, प्रोफेज ओनली, एम फेज, या साइटोकाइनेसिस? तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें आपका सही माना जाएगा, G1, यस और G2 इसमें शामिल होता है। ठीक है, G1 क्या करता है, सेल को ग्रोथ कराता है,
इंटरफेज का 3 पार्ट, G1 ग्रोथ कराता है, यस DNA का सिंथेसिस करता है, और G2 फाइनल प्रिपरेशन मतलब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, उसको G2 फेज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस, मियोसिस की विशिष्ट घटना कौन सी है? क्रोमोजोम डुप्लीकेशन, क्रॉसिंग ओवर, स्पिंडल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो है सिर्फ मियोसिस में होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सेल सिग्नलिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग, यानी कि कोशिका संकेतन बनाए रखने में सहायक है। इसका ऑप्शन दिया है होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि सेल सिग्नलिंग में क्या क्या होता है? होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट सब मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच मॉलिक्यूल लिंक्स रिसेप्टर टू इफेक्टर एंजाइम इज GPCR, यानी कि GPCR में रिसेप्टर को इफेक्टर एंजाइम को जोड़ने वाला अणु कौन सा है? कैम्प है, जी प्रोटीन है, ATP है, काइनेज है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, जी प्रोटीन। ठीक है, रिसेप्टर और इफेक्टर एंजाइम के बीच ब्रिज का काम करता है। ठीक है, कौन? जी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 46, सेल साइकिल अरेस्ट अकर्स एट, कोशिका चक्र अवरोध करता है चेक पॉइंट्स को, साइटोकाइनेसिस को, टीलोफेज को या एनाफेज को। तो किसको ये अरेस्ट करता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चेक पॉइंट। ठीक है, चेक पॉइंट जो होता है ईरर को डिटेक्ट करता है, पहचान करता है या उसको हटाता है। ईरर जो होता है जब तक ईरर फिक्स ना हो सेल साइकिल वहीं पे रुका रहता है या रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच डिवीजन मेंटेन्स क्रोमोजोम नंबर, तो इसमें लिखा है कौन सा विभाजन गुणसूत्र संख्या बनाए रखता है? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, माइटोसिस या एमाइटोसिस। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सी। ठीक है, माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, क्रोमोजोम नंबर सेम रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सिग्नल ट्रांसडक्शन कन्वर्ट, संकेत संचरण परिवर्तित करता है, फिजिकल सिग्नल टू केमिकल, केमिकल सिग्नल टू रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या नॉन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, केमिकल सिग्नल टू रिस्पॉन्स, यानी कि सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है केमिकल सिग्नल को सेलुलर एक्शन में बदल देता है। समझ रहे हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच पाथवे इज रैपिड एंड मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि कौन सा मार्ग तीव्र और झिल्ली आधारित है? न्यूक्लियर रिसेप्टर पाथवे, GPCR पाथवे, एस्ट्रॉइड पाथवे या जीनोमिक पाथवे। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हुआ दोस्तों, GPCR पाथवे। ये फास्ट एक्टिंग है, मेम्ब्रेन पर ही कंप्लीट हो जाता है और एस्ट्रॉइड पाथवे स्लो होता है। दोस्तों अभी तक आपने यदि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन, और इस यूनिट का आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर, कोशिका विभाजन आवश्यक है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ऑल ऑफ दीज। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। यानी कि सेल डिवीजन के लिए ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, रिप्रोडक्शन सबके लिए जरूरी है, तो इसका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका रहा यूनिट 4 का 50 टॉप MCQ जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप यूनिट 1 से वीडियो देखना शुरू करेंगे और इसी तरीके से आपका यूनिट 8 तक वीडियो कराया जाएगा। कई बच्चे आज कमेंट बहुत ज्यादा किए कि अगला यूनिट लाइए, अगला यूनिट लाइए। तो दोस्तों मेन रीजन क्या था कि मैं आज खाली नहीं था, मैं कहाँ पे था दोस्तों? मैं था बनारस में। कहाँ पे? गंगा नदी में गया था। कहाँ पे गया था? गंगा नदी में स्नान करने, डुबकी लगाने। ठीक है, गंगा मैया के पास। ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। अगले दिन से आपका वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अगला पार्ट चाहिए तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे कि अगला पार्ट लाइए, तभी दोस्तों जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, वीडियो देखेंगे लेकिन क्या है, बिना मन का। ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ बताएंगे नहीं तो कैसे इंसान जानेगा। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि यूनिट 5 लेकर के आइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।